एक छोटा सा खाड़ी देश 1922 में 12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह देश, जिसे व्यवहारिक रूप से तात्कालिक समय में बसावट के नाकाबिल समझा जाता था। मूल रूप से वहां मछुआरे, मोती चुनने वाले और खानाबदोश लोग ही रहते थे। लेकिन 1930 के बाद जापान ने मोती की खेती इजाद कर ली और उसके बाद तो उसका यह व्यवसाय भी चरमरा उठा। फिर अचानक से 1939 में तेल के एक भंडार का पता चलता है यहाँ, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में एक बनकर उभरता है कतर। परिणाम क्या हुआ कि 1950 तक जिसकी जनसंख्या 25,000 थी, 1970 तक जाते जाते 1 लाख की जनसंख्या उसकी उन्नति और उसकी समृद्धि की कहानी को बयां करती है। आज इसी कतर की अर्थव्यवस्था के केंद्र में एलएनजी की चर्चा हम आपके सामने करने के लिए उपस्थित हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिससे भारत और कतर के बीच के संबंधों में थोड़ा तनाव देखा गया है। आज का हमारा शीर्षक इस तनाव के मद्देनजर दोनों देशों के बीच में आयात और निर्यात की प्रक्रिया के प्रभावित होने से संदर्भित है। देखते हैं क्या है प्रकरण। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शीर्षक, भारत कतर संबंधों के केंद्र में प्राकृतिक गैस। आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी। सबसे पहले देखेंगे खबर क्या है। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, हाउ नेचुरल गैस इज सेंट्रल टू टाइज बिटवीन इंडिया एंड कतर। भारत और कतर के बीच में जो प्राकृतिक गैस है वो कैसे केंद्र में है, इस पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम खबर क्या है देखेंगे। जैसा कि आपने खबर देखा, चर्चा में क्यों है उस पर भी बात करेंगे। एलएनजी, कतर और भारत, ये तीन शब्दावलियां कैसे एलएनजी भारत और कतर के बीच में केंद्रित अवस्था में बना हुआ है, यही हमारी चर्चा का आज मुख्य बिंदु है। अंत में देखेंगे एलएनजी होता क्या है और हमारी परिपाटी है अभ्यास प्रश्न के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले देखें चर्चा में क्यों है। तो भारत और कतर के बीच में हाल ही में संबंध खराब हुए क्योंकि कतर की स्थानीय एक अदालत के द्वारा भारत के पूर्व रिटायर्ड नौसैनिकों को मृत्युदंड दिया गया, फांसी की सजा दी गई। क्या आरोप है वो न बताते हुए और भारत और कतर के बीच संबंध प्रभावित हुए, तनाव व्यापक है। ऐसे में आप देखेंगे कि पारंपरिक रूप से हमारे बीच, भारत और कतर के बीच जो सौहार्दपूर्ण संबंध था, अब वो एक चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं तनाव दोनों ही देशों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर बात करें तो किसी भी राष्ट्र के, किसी भी दो देशों के बीच का संबंध व्यापार पर टिका होता है और वो व्यापार गतिशील होता है। अगर उसकी गतिशीलता प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंध प्रभावित होते हैं। ऐसे में जब दोनों देशों के संबंध में गतिरोध की स्थिति है तो तनाव स्वाभाविक है। ये मुख्य रूप से हमारे इस विषय की चर्चा का कारण बना है। और एलएनजी, कतर और भारत, अब हम इसकी चर्चा शुरू करेंगे। वास्तव में भारत और कतर के बीच में एलएनजी कैसे है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जाने कि व्यापार संतुलन क्या है। मान लीजिए ए और बी दो देश हैं, दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है। अगर ए और बी दोनों के बीच में आयात और निर्यात बना हुआ है, समान संतुलित अवस्था में है, 50-50% का रेशियो है, तो हम कहते हैं कि व्यापार संतुलित अवस्था में है। लेकिन अगर ए या बी में से किसी भी एक देश द्वारा निर्यात ज्यादा होगा तो जितना निर्यात बढ़ेगा उतना व्यापार उसके पक्ष में आएगा। ऐसी स्थिति में अगर भारत और कतर की हम तुलना करें तो यहां आप देखेंगे कि कतर के फेवर में भुगतान संतुलन अधिक है, अर्थात कतर निर्यात भारत को ज्यादा करता है और आयात कम करता है। ऐसे में हम देखेंगे भारत पर अगर नजर डालें तो प्राकृतिक गैस पर भारत की आयात निर्भरता लगभग 50% है। अर्थात हम 50% प्राकृतिक गैस तो अपने यहाँ किसी भी तरह से उपलब्ध कर पाते हैं, लेकिन 50% हम अब आयात पर निर्भर हैं। किसी न किसी देश से हम 50% लेते हैं। प्राकृतिक गैस बढ़ाने की ओर भी हम ध्यान दे रहे हैं। हमारा एक राष्ट्रीय अभियान है जिसके तहत हमारा यह लक्ष्य है कि हम प्राकृतिक गैस पर निर्भरता बढ़ाएं। इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश है कि 2030 तक अपने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर हम 15% तक ले जाएं। ऐसे में आप देखेंगे कि घरेलू उत्पादन में हम वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि का प्रयास नहीं हो रहा है, लेकिन कितनी भी हम घरेलू वृद्धि कर लें, अगर हम एलएनजी आयात हमारा बढ़ता ही दिख रहा है, घटता नजर नहीं आ रहा है। अर्थात जो हमारा लक्ष्य है वो काफी बड़ा है। घरेलू उत्पादन के बावजूद हम आयात पर हमारी निर्भरता कम नहीं हो रही है। ऐसे में
जब हमारे आयात में आप देखेंगे 50% हम आयात कर रहे हैं, उसमें भी जिन विभिन्न देशों से हम आयात करते हैं उसका 50% अकेले कतर कवर करता है। और उसमें भी विशेष रूप से अगर हम बात करें तो तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी इस व्यापार संबंध के केंद्र में है, क्योंकि कतर के अगर मूल्य के हिसाब से हम देखें तो भारत के आयात का लगभग 50% है। कैसे, आप देखें, कतर से आयात मूल्य को अगर 2022-23 में देखा जाए तो 16.81 बिलियन डॉलर का मान लीजिए कतर के साथ व्यापार होता है इस आंकड़े के अनुसार। अब देखें, कतर से भारत के अन्य प्रमुख आयात भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो जीवाश्म ईंधन से जुड़ी वस्तुएं हों, चाहे अन्य उत्पाद हों जैसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हो, एलपीजी हो, प्लास्टिक हो या अन्य पेट्रोकेमिकल्स हों। लेकिन इसमें एलएनजी की अगर बात करें, जिसको हम कह रहे हैं कि केंद्र में है, अकेले एलएनजी का योगदान 8.32 बिलियन डॉलर अर्थात अगर प्रतिशत में बात करें तो 49.5% अर्थात लगभग 50% अकेले एलएनजी कवर कर रहा है। ऐसे में आप देखें ये आंकड़ा 22-23 का है। अगर 2023 में भारत द्वारा आयात की गई चीजों को देखें, आयात की गई एलएनजी की मात्रा देखें तो 19.85 मिलियन टन एलएनजी आया, जिसमें से 10.74 मिलियन टन सिर्फ कतर से आता है, जो कि 54% है। आप देखिए कि 2023 में टोटल एलएनजी जितना हम लिए हैं 19.85 में से 54% हम सिर्फ कतर से आयात कर रहे हैं। इसमें भी आगे आप विचार करें, आगे आप देखें कि यहाँ की जो कंपनी है जो सरकार के माध्यम से एलएनजी के लिए खरीद फरोख्त के लिए जिम्मेदार है, पेट्रोनेट एलएनजी, वो एक टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है। टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक सशर्त किसी के साथ समझौता होता है किसी निश्चित अवधि के लिए, वो अवधि 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष कुछ भी हो सकती है। उस टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत कतर के द्वारा जो आपूर्ति की गई है वो 8.5 मिलियन टन है। हम लिए कितना, हम लिए 10 आप देखें 10.74 मिलियन। हमारे समझौता जो हुआ है इनके साथ उसके अंतर्गत हम 8.5 मिलियन टन ही ले सकते हैं। इसका मतलब जो अतिरिक्त खरीदारी हुई है वो टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं हुई है। अब वो खरीदारी जो 2.25 मिलियन टन की है वो स्पॉट बाई, स्पॉट बाई का मतलब होता है कि हमारे समझौते में जितना तय है उतना तो हम जिस राशि पर तय हो उस राशि पर हम खरीदेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त खरीदारी अगर करनी होगी तो वो दुकानदार की मर्जी पर निर्भर करेगी, वो चाहे जिस दाम में हमें बेचे। अब हमारी आवश्यकता होगी तो हम उसे बढ़े दामों में भी खरीदेंगे। तो स्पॉट बाइंग में मूल्य की अनिश्चितता होती है। ऐसी स्थिति में हम देखें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां कोशिश तो करती हैं कि सोर्सिंग में विविधता लाई जाए, अर्थात हम जो चीजें मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, उसमें विविधता हो, हम किसी एक पर इतना निर्भर ना हो जाएं कि ब्लैकमेलिंग का शिकार होने लगे। लेकिन इसका प्रयास जरूर जारी रखती हैं, पर कतर पर हमारी इतनी हाई डिपेंडेंसी है, इतनी ज्यादा उच्च निर्भरता है कि इस प्रयास के फलीभूत होने में अभी वर्षों लगेंगे, अर्थात ये अभी बहुत आसान और शीघ्र होने वाली चीज नहीं है। साथ ही अगर देखें तो भारत के अगर निर्यात की बात करें, भुगतान संतुलन में आयात निर्यात दोनों होता है। अगर निर्यात की तुलना करें तो आयात की तुलना में आप देखें निर्यात यहां 1.97 बिलियन डॉलर है, जो कि आयात की तुलना में बहुत कम है। अर्थात हम देखें तो यह संतुलन पूरी तरह से कतर के पक्ष में हमको दिखाई देता है, उनके तरफ ज्यादा हुआ झुका दिखाई देता है। हालांकि भारत से भी अनाज, तांबे की वस्तुएं, लौह और इस्पात की वस्तुएं, सब्जियां, फल, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद ये सब निर्यात किए जाते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। अब देखिए टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सशर्त एक चीजें तय हो जाएंगी कि अमुक अवधि के लिए इतने रुपए में हम आपसे ये चीज खरीदेंगे, तो उसमें मूल्य की स्थिरता होती है। हमारे पास एक क्लियर फिगर होता है कि इतने दिन तक इतने मूल्य में ही हमको चीज खरीदनी है। जैसे कि पेट्रोनेट का कतर के साथ जो करार है जो कि 2028 में समाप्त होने वाला है। स्पॉट खरीदारी वही होती है कि मूल्य अस्थिरता होगी। दुकानदार के पास अगर प्याज ज्यादा है तो वो प्याज सस्ती कीमतों पर बेच देगा, अगर प्याज कम है तो वो महंगी कीमत पर बेचेगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पे है कि युद्ध जैसी स्थिति में क्या होगा, जब आपके पास दुकानदार सीमित हो गए तो वो दुकानदार जो कम होंगे उनका भाव और बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या हुआ कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद आप देखेंगे कतर और ज्यादा शक्तिशाली रूप से उभरता है, और ऐसी कंडीशन में दुनिया के बड़े निर्यातक के रूप में कतर था, अब वो थोड़ा और उसको ताकत मिलती है। अब देखेंगे आप जब आपूर्ति की अधिकता होगी तो स्पॉट की कीमतें टर्म कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में अधिक तेजी से गिरती हैं।
जाहिर सी बात है, जब चीजें ज्यादा होंगी तो कीमत गिरेगी। वहीं आपूर्ति जब तंग होगी, अर्थात आपूर्ति कम होगी, तो कीमतें अनुबंध दरों की तुलना में बढ़ जाएंगी। ये सेम बात जो मैंने आपको आसान भाषा में बताई। मूल्य अस्थिरता ने यह स्थापित कर दिया है कि टर्म कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में हम देखेंगे, टर्म कॉन्ट्रैक्ट की महत्ता अगर हम देखेंगे तो वो ज्यादा बढ़ी है अपेक्षाकृत स्पॉट खरीदारी की तुलना में। लोगों ने ये समझ लिया है कि जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो ही एक व्यवहार्य, एक स्थायी समाधान है, और इसकी तरफ ही जाने पे किसी भी देश का भविष्य ठीक दिशा में जाएगा। अब आप देखेंगे कि ऐसे में दीर्घकालिक अनुबंध अर्थात लंबी अवधि के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको टर्म कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसका महत्व बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में अब देखने को मिला है कि विश्व के कई देश, चाहे वो फ्रांसीसी हो, डच हो, इतालवी हो, यहाँ की प्रमुख जो कंपनियां थी वो कतर के साथ एलएनजी आपूर्ति के सौदों की घोषणा करती हैं, अर्थात टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसमें हमको चीन और जर्मनी जैसे देश भी एलएनजी की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक अनुबंध करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही पेट्रोनेट जो भारत की कंपनी है, वो 2028 में इसकी अवधि समाप्त हो रही है, तो इसके विस्तार को लेकर बातचीत करना स्वाभाविक है। और ऐसी परिस्थितियों में जब दोनों देशों के बीच तनाव हो तो इस विस्तार को लेकर चिंता स्वाभाविक है। ऐसे में भारत अधिक दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहेगा, लेकिन साथ ही उनके देश के जो पूर्व नौसैनिक हैं उनके लिए भी भारत के लिए चिंता की लकीरें हैं। उनके लिए भी एक समाधान पर जाना और साथ ही इस व्यापार विनिमय को संतुलित बनाते हुए आगे की रणनीति तय करना भारत के लिए एक प्रश्न है। आगे अगर हम देखें क्या है एलएनजी, इसको समझते हैं, तो वस्तुतः यह एक प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। नाम ही है इसका एलएनजी अर्थात लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो लिक्विफाइड अवस्था में, जिसको हम द्रवीकृत अवस्था में रख सकते हैं, तरल अवस्था में द्रवीकरण करके रख सकते हैं, संपीड़ित जीवाश्म ईंधन से निर्मित होता है। इसका मेन अवयव जो होता है वो मीथेन होता है, और इसको क्रायो तकनीकी से अर्थात बहुत अधिक ठंडा करके हम द्रव के रूप में परिवर्तित करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें इसको कम तापमान पर रख के द्रव की अवस्था में दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, और वहां पर फिर इसको गैस में तब्दील किया जा सकता है और फिर इसकी सप्लाई की जा सकती है। इस तरह से आप देखेंगे कि जब मूल आयतन इसका होता है उसकी तुलना में जब इसको कम तापमान पर -161 डिग्री सेल्सियस तक क्रायो टेम्परेचर पर ले जाते हैं, तो ये मूल आयतन से 600 गुना छोटी हो जाती है, अर्थात इसको ले जाना काफी आसान हो जाता है। साथ ही सामान्य कंडीशन में अगर देखें तो इस तरल अवस्था में यह पानी के वजन से आधा होता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं एलएनजी। इसके साथ कुछ अन्य शब्द आप सुनते होंगे, सीएनजी भी सुनते होंगे, एलपीजी भी सुनते होंगे। तो ये प्राकृतिक गैस है। एलएनजी और सीएनजी की अगर बात करें तो मुख्य अवयव मेथेन होता है, जबकि एलपीजी में प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 होता है मुख्य अवयव, और ये जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ कुछ अंतर है, जैसे मेन इसमें अवयवों का अंतर होता है, साथ ही कुछ गैसों के अलग अलग घनत्व का अंतर होता है। अगर एलपीजी की बात करें तो घरेलू सिलेंडरों में इसका उपयोग आपने देखा होगा। सीएनजी की बात करें तो यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, अर्थात आपने देखा है सिलेंडरों के माध्यम से भी संरक्षित रखा जाता है और इसको पाइपलाइन के माध्यम से भी घरों घरों तक पहुंचाया जाता है। एलएनजी की अगर बात करें तो इसको ले जाने के लिए क्रायोजेनिक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, सामान्य छोटे सिलेंडर में हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी इन गैसों के बारे में। अगर निर्यात की बात करें पूरे विश्व के संदर्भ में, जब कोई भी इस तरह की चीज चर्चा में होती है तो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। एलएनजी गैस चर्चा में है तो एलएनजी के अगर निर्यात की बात करें तो विश्व में इस समय सबसे बड़े निर्यातक के रूप में यूएस है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है और तीसरे नंबर पर कतर, अर्थात विश्व के बड़े देशों में कतर शुमार है, एक प्रमुख निर्यातक है। और भारत के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत आयातक अगर कहें तो कतर का प्रमुख आयातक भी है। भारत जो आयात कर रहा है गैस उसमें कतर का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर निर्यात के बाद आप आयात के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा अगर एलएनजी गैस पूरे विश्व में कोई आयात कर रहा है तो चाइना कर रहा है, दूसरे नंबर पर जर्मनी है, तीसरे पर ब्राजील है, फिर फिलीपींस है और पांचवें नंबर पर हमको भारत दिखाई देता है। तो इस तरह से विश्व के 5 प्रमुख आयातकों में भारत भी शुमार है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो परीक्षा के लिहाज से आपको ध्यान में रखने चाहिए। आइए अब आज के अंतिम सत्र की तरफ, अर्थात हम अपनी परिपाटी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का प्रश्न आपके सामने है पटल पे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक प्राकृतिक गैस है, कथन 1 है।
जिसे -162 डिग्री सेल्सियस पर क्रायोजेनिक तकनीकी से द्रवीकृत किया जाता है। वर्तमान में इसका सबसे बड़ा निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोनों कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। उम्मीद है संदर्भ आपको समझ में आया होगा। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।